नमस्कार, हम मौजूद हैं हर हाल में आपकी आवाज़ बनकर, बेखौफ आज़ाद आवाज़। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। राजस्थान में चल रही जो सियासी सर्कस है उसको लेकर, जिसे लोग सियासी संकट भी कहते हैं, सियासी घमासान भी कहते हैं, सियासी उठापटक भी कहते हैं। बहरहाल स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने उन पर रोक लगा दी थी। उनसे अनुरोध किया था कि आप विधायकों के एमएलएस के खिलाफ कार्रवाई ना करें। स्पीकर जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो स्पीकर को शो कॉज नोटिस भेजने का पूरा अधिकार है, पूरा हक है। जो हाई कोर्ट में हुआ वो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के एक आदेश का उल्लंघन है। अदालत स्पीकर के काम को रोक नहीं सकती, ना ही उसमें दखल दे सकती है। दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं। स्पीकर सीपी जोशी ने यह भी कहा कि स्पीकर किसी एमएलए को शो कॉज नोटिस भेजने या उसे डिसक्वालीफाई करने का पूरा अधिकार रखता है। जब तक इस पर फैसला ना हो जाए तब तक कोर्ट इसमें कोई दखल नहीं दे सकता। स्पीकर जोशी ने यह भी कहा कि दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी में टकराव नहीं हो सकता। सबका रोल डिफाइंड है। स्पीकर के अधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट और संविधान में अच्छी तरह बताया गया है। मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट और कांग्रेस के बागी विधायकों की अपील पर विधानसभा स्पीकर को 24 जुलाई तक कोई भी कार्रवाई न करने का अनुरोध किया था, आदेश नहीं दिया था। उसी के जवाब में ये सुप्रीम कोर्ट में ये जो एक पिटीशन डाली है स्पीकर ने, उसमें भी कहा गया है कि इससे हमारे अधिकार कम होते हैं। स्पीकर ने सचिन पायलट समेत 19 बागी कांग्रेस एमएलएस को नोटिस जारी किया था। इन कांग्रेस एमएलएस ने कांग्रेस की पार्टी की बैठक में शामिल होने से पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करने पर किया था, उससे उनको डिसक्वालीफाई भेजने का नोटिस किया गया था। मेरे साथ आप एक पहले सुन लीजिए सुरजेवाला का क्या कहना है, रणदीप सिंह सुरजेवाला का इस सारे मामले में। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी देने के लिए मैंने आज कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये एसएलपी दे कि क्यों हम वी आर हेडिंग फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। ये रोल डिफाइन है स्पीकर की, और कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऑथोरिटी है। ऑथोरिटी अपने रोल को कैसे डिस्चार्ज करे, ये वेल डिफाइन है। उस वेल डिफाइन को अंतर्गत यदि सरकमवेंट करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई निर्णय होता है तो ये उस ऑथोरिटी को डिमिनिश, कमजोर करने का काम है, जो संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैंने रणदीप सिंह सुरजेवाला बोल दिया था, उसकी माफ़ी चाहता हूँ। ये स्पीकर थे सीपी जोशी, डॉक्टर सीपी जोशी। मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं गुरदीप सिंह सप्पल, मेरे सहयोगी हैं स्वराज एक्सप्रेस में। शुक्रिया गुरदीप अपना समय हमें देने के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस पूरे मामले में, हालांकि कल भी इस पर जिक्र हुआ था, इस पूरे मामले में स्पीकर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है और कोर्ट की पोजीशन क्या है? विनोद जी, इसको लेकर कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। संविधान में एक धारा है, धारा 212। उसका टाइटल ही यही है कि कोर्ट जो है वो विधानसभा की प्रोसीडिंग में इंक्वायरी नहीं कर सकती, और विधानसभा की प्रोसीडिंग में स्पीकर आते हैं, तो स्पीकर के काम में भी इंक्वायरी नहीं कर सकती। और एक दूसरा 10वां अनुसूची जो बोलते हैं हम, 10th शेड्यूल, जो दल बदल कानून से जुड़ा है, उसमें लिखा है कि दल बदल को लेकर, डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर कोई भी कार्रवाई स्पीकर करेंगे, कोई भी प्रक्रिया वो करेंगे, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या वो उनके घर पे हो या ऑफिस में हो, वो सारी की सारी प्रोसीडिंग आर्टिकल 212 के अंदर मानी जाएगी। स्पष्ट लिखा हुआ है कि आर्टिकल 212 के अंदर दल बदल की प्रोसीडिंग मानी जाएंगी, यानी कि कोर्ट आर्टिकल 212 की प्रोसीडिंग में स्पीकर के ऊपर इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं। और एक तीसरा जजमेंट भी है 1992 का कियोटो जजमेंट, जिसमें ये स्पष्ट कहा गया कि स्पीकर का फैसला लेने से पहले, प्रायर टू डिसीजन मेकिंग, कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकती है, यानी नोटिस स्टेज पे कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकती है। तो इसमें कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। इसीलिए बार बार जो हाई कोर्ट है वो स्पीकर से अनुरोध कर रही है, वो स्पीकर से को निर्देश नहीं दे रहे हैं, क्योंकि स्पीकर की और जजेस की पावर संविधान से आती है। जिस तरह से स्पीकर जज की पावर छीन नहीं सकते हैं, वैसे ही जज भी स्पीकर की पावर को छीन नहीं सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर स्पीकर गलत कर रहे हैं तो क्या हो,
जी। तो गलत तो किसी भी पद पे बैठा कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो ये तो नहीं हो सकता है कि उस पद के ऊपर आप एक व्यक्ति और बिठा दीजिए। ये बहस 10 साल पहले देश में चली कि भ्रष्टाचार, तो हर एक के ऊपर एक लोकपाल बिठा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आज देश में लोकपाल है, सब ठीक हो गया। तो ये जो थ्योरी है कि हर व्यक्ति के ऊपर एक व्यक्ति बैठेगा, गवर्नर उसको गवर्न करेगा, वो गलत है। अगर स्पीकर के पद का दुरुपयोग होता है तो उसके लिए अलग व्यवस्था है, और अगर कलेक्टिव दुरुपयोग होता है तो पार्लियामेंट और विधानसभा मिलकर इसका रास्ता निकाल सकते हैं। और ये नहीं हो सकता कि एक स्पीकर के मामले में समर्थन और दूसरे के मामले में विरोध हो। एक बात मैं कहना चाहूँगा, आखिरी बात, पिछले महीने मणिपुर में राज्यसभा के चुनाव हुए थे। वहाँ पे 3 साल पहले कांग्रेस ने 7 सदस्यों को डिस्क्वालीफाई करने की पिटीशन दी थी और तृणमूल ने 1 को। 3 साल तक वहाँ के स्पीकर ने, जो कि बीजेपी से आते हैं, कोई कार्रवाई नहीं की। जिस दिन राज्यसभा का चुनाव था, उन 7 में से 3 जो हैं बीजेपी 4 बीजेपी ज्वाइन कर गए, तो उन 4 को वोटिंग करने दिया, बाकी 3 को पेंडिंग रखा 3 साल से। और जो एक तृणमूल के बीजेपी से कांग्रेस चले गए, उनको आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो स्पीकर जो है, ऐसा नहीं है कि एक पार्टी में सही फैसला, दूसरी पार्टी में गलत फैसला, संस्था की बात है। और संस्था में अगर कुछ है तो उस पर संस्था खुद, पार्लियामेंट खुद इस पे कर सकती है। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। राजस्थान में विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने यह भी कहा कि 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह तक किया था कि दल बदल कानून पर स्पीकर ही फैसला लेंगे, जैसे कि उन्होंने खुद भी कहा और गुरदीप भी बता रहे हैं। ऐसे में स्पीकर के फैसले के बाद ही हाई कोर्ट इस पर विचार कर सकता है। आया राम गया राम जो दल बदल कानून था, उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में एक केस में स्पष्ट कर दिया था कि दल बदल कानून में डिसक्वालीफाई करने का जो हक है वो स्पीकर के पास होगा। 1992 में ही कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया था कि दल बदल कानून में आखिरी फैसला स्पीकर ही करेगा। 2016 के उत्तराखंड विधानसभा और मणिपुर मामले में भी यही कहा गया था कि आखिर फैसला स्पीकर का ही होगा। 2016 में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के बागी विधायकों को डिसक्वालीफाई कर दिया था। हाई कोर्ट ने स्पीकर के फैसले को सही ठहराया। हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हम और आगे बढ़े, आपको बताएं तो 2004 से 2009 के बीच लोकसभा स्पीकर रहे सोमनाथ चटर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के लेजिस्लेटिव कामों में दखल देने को लेकर कोर्ट ने दखल देने की कोशिश की थी, उस पर ऐतराज़ जताया था। मामला कैश फॉर क्वेरी स्कैंडल, यानी सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद होने के बाद निकाले गए एमपी से जुड़ा था। इस मामले में सोमनाथ चटर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को मंजूर करने और कोर्ट में हाजिर होने से मना कर दिया था। सोमनाथ चटर्जी ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105(2) का हवाला दिया था, जिसका जिक्र कल रात को गुरदीप आपने किया था, आपको याद होगा। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि संसदीय विशेषाधिकार जो होते हैं और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र, इसका जो संतुलन है जिसके बारे में आपने हमें बताया, इस मामले में ये केस किस दिशा में जाता देखते हैं आप? ये केस किधर जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो पुरानी परंपराएं हैं, पुराने कानूनी जो प्रावधान है, वो तो स्पष्ट है उसमें कि स्पीकर के काम में हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। और हमारे यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि जो कानून बनाने का काम है वो संसद का और विधानसभाओं का है, और कानून को इंटरप्रेट करने का, उसकी विवेचना करने का, उसको लागू करने का काम कोर्ट्स का है। कोर्ट कानून नहीं बनाती है, कोर्ट ऑर्डिनरी कानून बना सकती है। मतलब एक फ़र्क होता है कोर्ट के नज़र में, एक ऑर्डिनरी कानून है, एक सुप्रीम कानून है। सुप्रीम कानून है संविधान। जो भी चीज़ संविधान में है उस पर कोर्ट केवल अमल कर सकती है, उसमें नया एलिमेंट नहीं ऐड कर सकती है। जो आम कानून है उनकी विवेचना करके कोर्ट चेंजेस कर सकती है। यहाँ पे स्पीकर के सवाल जो हैं वो संविधान के अंदर हैं, वो सुप्रीम कानून बोलते हैं उसको, उसके अंदर है। अभी जनवरी में जब मणिपुर का केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने हल्के से इशारा किया था कि स्पीकर के रोल के ऊपर नई तरीके से आप देखिए, दल बदल कानून के अंदर स्पीकर के रोल को बदला जाना चाहिए, क्योंकि स्पीकर एक पार्टी से आते हैं और पार्टी का इंटरेस्ट हावी हो जाता है। अब सवाल ये है कि पार्टी से तो हर स्पीकर आएगा, और यही नहीं, अब तो देश में परिस्थिति बदल गई है। अब तो विचारधारा का सवाल भी आ गया है। खुद आरएसएस से जुड़े लोग अलग अलग पदों पर हैं। तो अगर लोग अपनी विचारधारा के आधार पर फैसला लेंगे, अगर पार्टी के आधार पर फैसला लेंगे, तो संवैधानिक व्यवस्था टूटेगी और देश में अनार्की होगी। इसलिए बार बार ये कहा जाता है कि संविधान सुप्रीम है। चाहे आप किसी भी विचारधारा से आएँ, चाहे आप किसी भी पार्टी से आएँ,
संविधान की परंपरा को आपको मानना पड़ेगा। और जब तक संविधान में ये प्रावधान है कि स्पीकर सुप्रीम है, स्पीकर को फैसला लेने का हक है, तो फैसला लेने से पहले कोई कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं कर सकता है। और अगर राजस्थान के स्पीकर, अभी तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, लेकिन अगर वो सोमनाथ चटर्जी की तरह अगर नोटिस को फाड़ कर फेंक दें और कहें मैं नहीं सुनता और मैं अपना फैसला दे रहा हूं, तो भारत की कोई भी कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं कर पाएगी। फैसले पे बाद में आप कर सकते हैं, लेकिन फैसले को रोक नहीं पाएगी। ये स्पीकर का अभी भी विवेक काम कर रहा है कि वो उस हद तक नहीं जा रहे हैं, वो कोर्ट में गए हैं ताकि संवैधानिक ब्रेकडाउन नहीं हो। जी, बहरहाल सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ रहेंगी। उससे ऊंचा, उससे बड़ा कोई और कोर्ट नहीं है इस देश में। उनसे हमेशा उम्मीद की जाती है कि वो इंसाफ देते हैं, इंसाफ देंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि कल भी इंसाफ ही करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिक्स में टाइमिंग काफ़ी मायने रखती है। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच जांच एजेंसियां सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट है बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है, इसलिए हमने टाइमिंग का जिक्र किया। सब जब ये चल रहा है उसी टाइम पर 7 करोड़ रुपए के फर्टिलाइज़र घोटाले के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जोधपुर में चीफ मिनिस्टर गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत की कंपनी अनुपम कृषि में छापेमारी की। बताया जा रहा है कि साल 2017 में अग्रसेन गहलोत पर फर्टिलाइज़र घोटाले के आरोप लगे थे। कस्टम विभाग ने केस दर्ज किया था, कंपनी पर 7 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगाई थी। 2017 से लेकर अब तक क्या हुआ हमें मालूम नहीं था। अब इस वक्त इस केस को दोबारा खड़ा किया गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने खाद घोटाले में गुजरात, बंगाल, दिल्ली और राजस्थान में छापेमारी की है। इसके अलावा एमपी रहे बद्रीराम जाखड़ के घर पर भी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने छापा मारा है। 13 जुलाई को इनकम टैक्स ने गहलोत के करीबी कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौड़ के ठिकानों पर छापा मारा था। 20 और 21 जुलाई को सीबीआई ने कांग्रेस एमएलए कृष्णा पुनिया से पूछताछ की थी। उनसे पूछताछ एसएचओ विष्णुदत्त बिश्नोई की आत्महत्या के मामले में की गई थी। 21 जुलाई को उससे मतलब उसी दिन सीबीआई ने मुख्यमंत्री के ओएसडी देवराम सैनी को भी एसएचओ विष्णुदत्त के सुसाइड मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था। कांग्रेस ने इसको रेड राज बताया है, रेड राज। मेरा अगला सवाल आपसे ही है, आखिरी सवाल है, इस टाइमिंग को आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस का ये कहना है कि जब बीजेपी जनता की चुनी हुई सरकारों को गिराने में नाकाम रहती है तो ईडी और सीबीआई के छापे शुरू हो जाते हैं। ये एक आरोप भर है या इसमें आपको कुछ हकीकत दिखती है? इसमें तो सभी को हकीकत मालूम है विनोद जी। जो आरोप 17 में आया उस वक्त बीजेपी की सरकार राजस्थान में थी और बीजेपी की सरकार केंद्र में थी। 3 साल बीत गए, बीजेपी दोनों जगह थी उस वक्त, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ऐसी कौन सी बात हुई जो अचानक से, जबकि सरकार के ऊपर खतरा है और सरकार पलटने की कोशिश हो रही है, उस वक्त अचानक से क्या जानकारी मिली कि ईडी को छापा मारना पड़ गया? ये छापा 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले क्यों नहीं पड़ा? तो ये जो कोशिश बार बार होती है, इसको तो अब पूरा देश जानता है। सवाल ये है कि राजस्थान में ये उतना चल नहीं पा रहा है क्योंकि अशोक गहलोत की जो छवि है वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। वो पहले भी मंत्री रहे हैं और अभी तक विपक्षी लोग भी उन पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा पाए थे। उनकी एक छवि जो है, उनको वहाँ पे लोग जो कांग्रेस के अंदर भी और आम जनता में भी एक गांधीयन छवि के रूप में देखा जाता है, एक सिंपल लिविंग वाले। इसलिए ये चीज़ वहाँ पे अभी शायद चल नहीं रही है, लेकिन कोशिश यही है कि छापों के मार्फत एजेंसीज़ को इस्तेमाल करके, जैसे कि पूरे देश में बार बार करने की कोशिश हुई है, यहाँ पे भी कवर फायरिंग दी जाए। और ये कोशिश, ये देश में जो हो रहा है ये प्रोसीजर बेस्ड नहीं है, क्योंकि प्रोसीजर होता है उसमें शिकायत होती है, एफआईआर होती है, जांच होती है, छापा होता है, सज़ा होती है। ये नहीं होता है कि जब मन करे तब उठ के आप जांच करने शुरू कर दीजिए और जब मन करे आप जांच बंद कर दीजिए। जिसके खिलाफ मन करे जांच कर दीजिए, जिसके खिलाफ मन करे जांच बंद कर दीजिए। ये बनाना रिपब्लिक में होता है, ये एक किसी डेवलप्ड डेमोक्रेसी में नहीं होता है। डेवलप्ड डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ होता है। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे लॉ का इस्तेमाल, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का इस्तेमाल अपने रूल के लिए करने की कोशिश हो रही है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरदीप सपल अपना समय हमें देने के लिए। जैसे मैंने पहले कहा, सबकी निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर रहेंगी और सबको इंसाफ की उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि इसके बाद कोई और इससे ऊंचा कोर्ट नहीं है। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। हम लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. Bhabha University at Hoshangabad Road, Bhopal. Call 91650 25500. आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। हम आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आमना सामना कायम है। सहमति के बावजूद चीनी फौज पीछे हटने से आनाकानी कर रही है। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे MK नारायणन ने कहा है कि भारत चीन सरहद पर अभी भी तनाव बना हुआ है। द हिंदू नाम के अखबार में लिखे आर्टिकल में नारायणन ने कहा कि डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया है वो मुश्किल नज़र आ रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सही जानकारी भी नहीं मिल पा रही। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक डिसएंगेजमेंट को लेकर कोई नई पहल नहीं हुई है। 14 जुलाई को दोनों देशों के मिलिट्री कमांडर्स की बैठक हुई थी, जिसमें पैगोंग इलाके में तनाव खत्म करने की या कम करने पर चर्चा हुई थी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ही भारतीय फौज लद्दाख में अंदरूनी इलाकों पे चीन पर नज़र बनाए रखने के लिए 3 डिवीज़न की एक्स्ट्रा टुकड़ियां जो हैं वो तैनात रखेगी, पहले नहीं थी। सहमति के बाद चीन की सेना लद्दाख में गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और PP-15 हॉट स्प्रिंग गोगरा इलाके में पीछे हटी है। बफर जोन बनाने को लेकर भी सहमति बनी है। बफर जोन के बारे में हम आपको बता दें, पहले इस कार्यक्रम में हम अपना ये अंदेशा जाहिर कर चुके हैं कि जो बीच में जिस इलाके में चीन की फ़ौज है, जो अभी तक हम मानते आए थे और वहाँ पर हम भी पीछे हटे हैं, वो भी पीछे हटे हैं, क्या एक नया बफर जोन बनाने की कोशिश है कि एक नया स्टेटस को क्रिएट किया जाए? हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं। बहरहाल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक PP-17A पर भारत और चीन की फ़ौजें एक दूसरे से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। चीनी फ़ौज पैगोंग और देपसोंग इलाके में भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिंगर 4 से हटकर फिंगर 5 पर पहुंच गई है चीनी फ़ौज, लेकिन फिंगर 4 की पहाड़ियों पर चीनी फ़ौज का कब्ज़ा है, और जिनका पहाड़ियों पर कब्ज़ा होता है वो बहुत ही कमांडिंग किस्म की पोजीशन होती है, जैसे करगिल में भी हुआ था। पाकिस्तान करगिल की पहाड़ियों पर था, नीचे हमारा हाईवे था, तो हम उनकी फायरिंग रेंज पे थे। बहरहाल मेरे साथ चर्चा में है प्रोफेसर बलिराम दीपक। आप चेयरपर्सन है सेंटर ऑफ चाइनीज़ एंड साउथ एशियन स्टडीज़, JNU। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर दीपक अपना वक्त हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि चीनी फ़ौज की डिसएंगेजमेंट को लेकर जो आनाकानी चल रही है, उसमें आपकी राय क्या है? आप इसका विश्लेषण कैसे करेंगे? नहीं, ये तो पहले से ही पता था कि इसमें बहुत लंबा समय चलेगा, और हमने तो पहले भी आपके शो में कहा था कि ये तो डोकलाम से भी लंबा चलेगा, और डोकलाम से लंबा तो चले गया। डोकलाम 72-73 दिन में ख़त्म हो गया था, और अगर हम 19 अप्रैल के बाद से अब तक का जायज़ा लगाएंगे तो पता चलता है कि बहुत ही लंबा समय है। कुछ ठिकानों में सहमति बनी है, जैसे आपने बताया कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, फिर पेट्रोलिंग पॉइंट 17 हो गया, तो उसमें थोड़ी बहुत सहमति हो गई, लेकिन उसमें भी मुझे लगता है कि हमें मुंह की खानी पड़ी है थोड़ी, क्योंकि हम अपनी ही ज़मीन में पीछे हटे हैं 1-1.5 किलोमीटर, और चीनी जो है ज़्यादा पीछे नहीं गए हैं जहाँ तक वो आए थे, क्योंकि हम 14 तक पेट्रोलिंग करते थे। और पांगगोंग त्सो एरिया में भी चीनी की जो तैनाती है, खास करके जो पहाड़ियाँ हैं, टीले हैं फिंगर 4 के, उसमें वो अभी भी तैनात हैं। और जहाँ तक जो बफर जोन का सवाल है, तो मुझे तो लगता है कि ये तो जो 2 कदम आगे बढ़ना, फिर 1 कदम पीछे हटना, फिर उसको स्टेटस को में
कन्वर्ट करना और कहना कि भाई ये हमारी यथास्थिति, हम यहीं तक रहेंगे, तो ये उसकी चाल है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत लंबा चलेगा, और लंबा चलेगा तो हमारे लिए बहुत सारे आर्थिक संकट इसमें आ सकते हैं, क्योंकि एक तो अगर सर्दियों तक चला या फिर सर्दियों के बाद तक चला, फिर उसमें हमारी जो सेना पर जो खर्चा है, जैसे आपने कहा कि 3 डिवीज़न हमको तैनात करनी पड़ेगी चीनियों पर नज़र रखने के लिए, फिर खास करके जो उनके जो यूनिफॉर्म्स हैं, ड्रेस होते हैं सर्दी के, वो बिल्कुल भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, और बॉर्डर में डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा, तो वो खरीद फरोख्त करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि हमारी सरकार अभी से वो कर रही होगी खरीद फरोख्त। और ये दूसरे मामलों से भी जुड़ा हुआ है, खास करके जो हमारे क्षेत्र में जो हो रहा है, हिंद महासागर में हो रहा है, या फिर दक्षिण चीन जो महासागर है उसमें हो रहा है। तो ये सारी जो प्रक्रिया हैं चली हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लंबा चलेगा ये और स्टेलमेट रहेगा। जी जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। एक तरफ भारत और चीन के रिश्तों में तनाव बना हुआ, वहीं भारत अमेरिका के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। भारत अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग, इंटेलिजेंस और डेटा एक्सचेंज पर बात हुई है। पिछले 1 महीने में दोनों देशों के बीच मिनिस्टर लेवल की तीन बार बातचीत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि भारत अमेरिका लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारत और चीन के फौजियों के बीच टकराव के जो माहौल है उसमें सूचना साझा करने के खुफिया तौर पर काम कर रही है। ये भी बताया जा रहा है कि सैटेलाइट इमेज, टेलीफोन इंटरसेप्ट से जुड़ी जानकारी शेयर करने को लेकर दोनों देश काम कर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो से बीती जून में बात की थी। वहीं रक्षा सचिव मार्क टी एजल ने जुलाई के दूसरे हफ्ते में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फ़ोन पर बात की थी। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक NSA, जो हमारे मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, ने भी अपने अमेरिकी समकक्ष काउंटरपार्ट रॉबर्ट C. ओ. ब्रायन से बात की है। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले और भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने हाल ही में बात की थी। अमेरिका से खरीदे गए चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स को भारत लद्दाख में ऑपरेशंस में इस्तेमाल कर रहा है। वहीं, जिसका जिक्र अभी प्रोफेसर दीपक ने किया, सोमवार को भारतीय नेवी ने, इंडियन नेवी ने अमेरिकन नेवी के साथ अंडमान निकोबार के पास एक जॉइंट एक्सरसाइज भी करी। ये दक्षिण चीन सागर से लौट रहे US वॉरशिप, अमेरिकी जो वॉरशिप है USS निमित्ज ने भी इसमें हिस्सा लिया। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है प्रोफेसर दीपक, एक तरफ चीन से बढ़ते तनाव के बीच भारत और अमेरिका का इंटेलिजेंस इनपुट शेयर करने और फौजी लेवल पर, सैन्य स्तर पर रिश्ते मजबूत करने की जो कवायद है, इसमें कितनी सियानत है, कितनी दूरदर्शिता है, क्योंकि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। नहीं, पड़ोसी ज़रूर नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जो टकराव की स्थिति आजकल बनी है भारत और चीन के बीच में, और चीन और अमेरिका के बीच में, तो जाहिर है कि जो दुश्मन का दुश्मन आपका मित्र होगा। तो यही मैं समझता हूँ कि एक घड़ी है जिसमें भारत और अमेरिका दोनों साथ साथ आए हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से खास करके, जैसे आपने बताया भी, जो 4 क्षेत्र हैं उसमें हमारी जो समझ है आपस में वो बढ़ रही है। तो एक तो जैसे जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है उसमें बॉर्डर से लेकर के जो सागर तक का जो इलाका है, तो उसमें दोनों बिल्कुल साथ साथ आपस में वो साझा कर रहे हैं इंटेलिजेंस शेयरिंग। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमने अमेरिका से बहुत बड़ा हथियारों का ज़ख़ीरा ख़रीदा है। इनफैक्ट भारत अमेरिका का सबसे बड़ा, खास करके इस इलाके में एक हथियार खरीदता है US से। कम से कम 20 अरब के आसपास के हथियार खरीदे हैं, बिल्कुल जो नए किस्म के, और लद्दाख में भी हमने तैनात किए हैं वो। तो उसकी जो अंतर संक्रियता है दोनों देशों के बीच में, उसको लेकर के भी बहुत ज़रूरी है कि तालमेल बना रहे, और ख़ास करके समुद्री मार्ग में। और जिस तरह से जो निमित्ज और जो हमारे डिस्ट्रॉयर वगैरह, उनके बीच में जो इंटरऑपरेबिलिटी है, तो उसको लेकर के। और तीसरा है जो साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि इसके साथ साथ चीन से जो अटैक हो रहे हैं बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी में, उस पर भी दोनों का तालमेल जुड़ रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात
जो हिंद प्रशांत है, जो इंडो पैसिफिक है, खास करके जो नई स्ट्रैटेजी अमेरिका ने बनाई है चीन को कंटेन करने के लिए, उसमें भी चीन चाहता है कि भारत उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले ले। लेकिन भारत का जो रवैया अभी तक है इसमें, इस नीति में थोड़ा सा मेरे हिसाब से ढुलमुल है, क्योंकि अभी तक भारत ने ये रुख नहीं अपनाया है कि वो किस कदर जाएगा। लेकिन जिस तरह से जैसे चीन के साथ हमारा टकराव बढ़ता जाएगा, तो मुझे लगता है कि भारत और नजदीक के चीन के जो रिश्ते, भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, तो ये जो 4 क्षेत्र हैं और इससे भी जो और दूसरे क्षेत्र है, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो या फिर व्यापार का हो, तो वो बढ़ते नजर आएंगे। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। उधर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अमेरिका को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत पर बैठने की ज़रूरत है भारत और अमेरिका को। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की वर्चुअल समिट में गोयल ने कहा कि ज़्यादा टिकाऊ, मजबूत, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की दिशा में काम करने के लिए बातचीत के लिए मेज़ पर बैठना ज़रूरी है। गोयल ने कहा कि एफटीए के लिए भारत खुले दिमाग से काम करने का इच्छुक है। गोयल ने यह भी कहा कि दोनों देशों को एक तरजीही प्रेफरेंशियल व्यापार समझौते के बारे में भी विचार करना चाहिए। समझौते में 50 से लेकर 100 प्रोडक्ट्स और सेवाओं को शामिल किया जा सकता है। भारत अमेरिका, कुछ लोग, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये मानना है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता देश के किसानों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। अमेरिका अपने कृषि क्षेत्र को बचाने के लिए नए बाजार ढूंढ रहा है, यह हकीकत है। अमेरिका चाहता है कि उसके जो फार्म गुड्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, उसके लिए भारत अपने बाजार और ज़्यादा खोले। फिर भारत ने पिछले साल इस पर टैरिफ बढ़ा दिया था। अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और वहाँ की फार्मिंग कम्युनिटी ने, जो किसान का जो कृषि समाज है, फार्मिंग कम्युनिटी में से 80% ने 2016 में डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया था। अमेरिका भारत के साथ व्यापार घाटे को लेकर भी चिंता जाहिर कर चुका है। 2019 में अमेरिका ने भारत के साथ जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस यानी जीएसपी करार रद्द कर दिया था। इसके बाद भारत ने 28 अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, जो जिक्र हो रहा था पड़ोसी देश नहीं हम बदल सकते, रशिया, चाइना, पाकिस्तान एक तरफ, और जिसका आपने एक संकेत दिया कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया एक तरफ, ये कैसी बिसात है जहाँ रशिया, चाइना, पाकिस्तान हमारे एकदम पड़ोसी हैं, कॉन्टिग्यूटी है? नहीं, पड़ोसी ज़रूर है। खास करके चीन के साथ जो मतभेद है उसके मद्देनज़र मैं ये बोल रहा था कि जो हमारे जो सुरक्षा संबंध है अमेरिका के साथ, वो सुदृढ़ हो रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं, और दोनों देश चीन को एक तरह का एक दुश्मन मान रहे हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, क्योंकि जो सीमा विवाद है खास करके, और जो गालवन घाटी में जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, उसको लेकर के मुझे लगता है कि हमारे जो देश में है, जो सैनिक स्तर हो या फिर राजनीतिक स्तर पे है, फिर काफ़ी उसमें रोष है और चाहते हैं कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे लगता है कि खास करके जो चीन और अमेरिका का जो आपस में जो व्यापार युद्ध चला है, उसके तहत, क्योंकि अमेरिका में जो चीन में जो अमेरिकी सामान था, खास करके जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स उसकी बड़ी खपत होती थी, उसके चलते हुए अगर वो अपने जो प्रोडक्ट्स है, खास करके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, भारत की ओर डाइवर्ट कर सकता है, तो उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम एफटीए अमेरिका के साथ करते हैं, तो हमें ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन से जो प्रोडक्ट है, खास करके जो भारत के प्रोडक्ट है, उसमें उनको वेबर मिलना चाहिए, नहीं तो फिर एक तरफा व्यापार जो समझौता होगा और हमारे लिए बिल्कुल घाटे का सौदा होगा। इसी चलते ही हमने भी जो दूसरे देश है, खास करके चीन के साथ भी ना तो हमने आरसेप ज्वाइन किया और ना ही जो दोनों देशों के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता चली थी वो भी हमने साइन नहीं किया था। लेकिन अमेरिका हो सकता है कि थोड़ी बहुत छूट दे दे भारत को कुछ उत्पादन पर, लेकिन यह डिपेंड करेगा कि हमारे जो वार्तालाप करने वाले हैं वो कितने मजबूत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर बलराम दीपक।
देखना ये होगा और सोचना की बात ये भी है कि रूस जो हमारा पारंपरिक सहयोगी रहा है वो भी हमसे क्यों छिटक गया है। बाकी पड़ोसी देश तो हमारे साथ नहीं है इस वक्त, जो रिश्ते हमारे बहुत सही नहीं हैं, रूस भी हमसे क्यों छिटक रहा है। आप देख रहे थे विनोद दुआ लाइव। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।